इस एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां पर एगुआन हमारे शाओ के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन शाओ नीचे झुकते हुए उसके हमले से काफी आसानी से बच जाता है और अपने पैर से शाओ के पैर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से शाओ डिसबैलेंस होता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए शाओ काफी तेजी के साथ जाकर उसे एक लात मारता है, जिसकी वजह से एगुआन के मुंह से खून भी बाहर निकलने लगता है और काफी तेजी के साथ उस दीवार को तोड़ते हुए काफी दूर आकर गिरता है और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर शाओ उसके पास आकर उससे कहता है कि फाइट खत्म हो गई। तभी शाओ के पीछे से स्नेक डीमन आते हुए उससे कहते हैं कि डार्लिंग क्या तुम ठीक हो? यह सुनने के बाद शाओ उसे कहता है कि किंग मैं ठीक हूँ। तभी शाओ की नजर एगुआन के बालों के ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखने के बाद वो कहता है कि इतने बड़े बाल जो कि कंधे से नीचे जा रहे हैं। कहने के बाद शाओ एक डरावनी हंसी हंसते हुए उसी खून से सने हुए शार्प ब्लेड को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि मैंने अभी एक अमेजिंग चीज को सोचा है। इतना कहने के बाद शाओ काफी डरावने अंदाज में उसके बालों को काटने लगता है, जिसे देखने के बाद किंग भी काफी हैरान हो गई होती है। फिर शाओ एगुआन को बालों को निकालकर उसे एक विग बनाकर अपने ऊपर पहन लेता है। उस विग को पहनने के बाद वो कहता है कि पहली बार इसे पहनने पर काफी अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे कर इसकी मुझे आदत हो जाएगी। फिर शाओ वहां से जाते हुए योहान से कहता है कि मुझे बाल गिफ्ट करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और योहान काफी गुस्से में उसे गालियां दे रहा होता है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें योहान का रेसिडेंस दिखाया जाता है, जहाँ पर शाओ योहान का नाम बदलकर अपना नाम लगा देता है। फिर सिस्टम शाओ से कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? ये सुनने के बाद शाओ उसे कहता है कि हाँ मेरे पास प्लान है। ये सुनने के बाद सिस्टम उससे कहता है कि हाँ मुझे पता है, तुम अपने फैमिली के कुछ और लोगों को ढूंढोगे और उन्हें पीटोगे। ये सुनने के बाद शाओ सिस्टम से कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं यहाँ से बाहर जाकर जो सिटी है उसे देखना चाहता हूँ। मैं काफी समय से इस कुत्ते के घर में हूँ, मुझे अब बाहर जाना है। ये सुनने के बाद सिस्टम शाओ से कहता है कि मुझे शायद पता चल गया कि आखिर तुम मेरे होस्ट क्यों बन गए हो, तुम सच में एक कचरा हो। फिर हमें अगले दिन लीजाओ सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा शाओ उस सिटी में घूम रहा होता है और घूमते हुए कहता है कि ये जो लीजाओ सिटी है वो काफी सक्सेसफुल हो चुकी है, अब मुझे वो सब कुछ करना होगा जो कि मैंने इन सालों में मिस किया है। तभी हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। उन्हें देखने के बाद शाओ सिस्टम से कहता है कि मुझे पता है कि आखिर वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे होंगे कि ये तो ये फैमिली का कचरा है, आखिर वो बाहर क्या कर रहा है। लेकिन वो लड़कियां तो कुछ और ये बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक लड़की कहती है कि ये देखो ये तो शाओ है। फिर दूसरी लड़की उस लड़की से कहती है कि मैंने सुना है कि वो लगातार 5 सालों तक एक रात में 10 बार ऐसा कर सकता है, मैं सचमुच उससे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद शाओ काफी हैरान हो जाता है और सिस्टम से कहता है कि हे अंडे, आखिर वो लोग स्क्रिप्ट को क्यों फॉलो नहीं कर रहे। ये सुनने के बाद सिस्टम शाओ से कहता है कि ए अजीब है, अभी तक तो किसी विलन को आकर यहाँ पर प्रॉब्लम्स खड़ी कर देनी चाहिए थी, रुको मुझे देखने दो, शायद मुझे गलत स्क्रिप्ट मिल गई है। ये सुनने के बाद शाओ सिस्टम से कहता है कि क्या तुम्हारे पास स्क्रिप्ट भी है, चलो मुझे जल्दी से दिखाओ। ये सुनने के बाद सिस्टम शाओ से कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, जो मैं देख रहा था वो तो सिर्फ रोमन फिक्शन है जिसे मैंने खुद लिखा था, ये बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए मैं आपको ये नहीं दिखाऊंगा। फिर वो सिस्टम उस स्क्रिप्ट को ट्रैश बिन में डाल देता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। तभी उनके पीछे से कोई आकर अपने ऑरा को रिलीज करता है। जैसे ही शाओ को ये पता चलता है, वैसे शाओ पीछे मुड़कर देखता है कि आखिर कौन है। तभी हमें वहां पर से एक आदमी को आता हुआ दिखाया जाता है, जो कि हमारे शाओ के पास आकर उससे कहता है कि अरे तुम तो ए फैमिली का कचरा हो, तुम बाहर क्या कर रहे हो। फिर हमें उस लड़के के बारे में बताया जाता है, वो वांग फैमिली का वो होता है। आखिर ये फैमिली का कचरा यहाँ पर क्या कर रहा है। ये सुनने के बाद शाओ काफी अजीब तरह से सिस्टम की तरफ देखने लगता है। उसे अपनी तरफ इस तरह से देखता देख सिस्टम काफी घबरा जाता है और हंसते हुए शाओ से कहता है कि इसका मेरे साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। तभी वैंग वो काफी तेजी के साथ क्वीन के पीछे आ जाता है और शाओ से कहता है कि अच्छा तो ये तुम्हारी नौकरानी है। ये सुनने के बाद क्वीन काफी हैरान हो जाती है। फिर वैंग वो क्वीन की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम तो दिखने में काफी अच्छी हो, अब से तुम मेरी हो। इतना कहने के बाद वांग वो काफी तेजी के साथ क्वीन के जो 2 बड़े बड़े अरमान होते हैं उसे छूने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। वैंग वो को अपनी तरफ आता देख क्वीन सिर्फ मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती है। तभी हमारा शाओ काफी तेजी के साथ आकर वैंग वो को हाथ को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि क्या तुम उसे छूना चाहते हो, जरा मेरे हाथ की तरफ देखो, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है। ये सुनने के बाद वैंग शाओ से कहता है कि तुम्हारी तो। तभी शाओ काफी तेजी के साथ वैंग वो के हाथ को मरोड़कर उसे वहीं पर तोड़ देता है, जिसके वजह से वैंग चिल्लाते हुए कहता है कि मेरा हाथ। ये सुनने के बाद शाओ अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए वैंग वो से कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें कभी ये सिखाया नहीं है कि तुम्हें उन लोगों से कभी चिढ़ना नहीं चाहिए जो पहले तो कायर लगते हैं लेकिन बाद में अचानक से बदल जाते हैं। इतना कहने के बाद शाओ वैंग वो के मुंह पर एक मुक्का मारता है, जिसके वजह से वैंग वहीं पर नीचे बैठकर उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। ये देखने के बाद वैंग वो की जो नौकरानियां होती है वो काफी हैरान हो जाती है और शाओ से कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो। ये सुनने के बाद शाओ मैं रिसेंटली यहाँ पर आया हूँ और मुझे कुछ मेड्स की जरूरत है और अभी से मैं तुम्हारा नया यंग मास्टर हूँ। तभी पीछे से वैंग खड़ा होते हुए शाओ से कहता है कि मैं इसे याद रखूंगा। उसे खड़ा होता हुआ देखकर शाओ काफी हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कितने जोर से मुक्का पड़ने के बाद
भी वो खड़ा हो रहा है। फिर वैंग चिल्लाते हुए शाओ से कहता है कि 3 दिन में मैं तुम्हारे पिता को मेरे सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा और मुझसे माफी मंगवाऊंगा। ये सुनने के बाद शाओ मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि वांग वू, तुम्हारी जो वैंग फैमिली और हमारी जो ए फैमिली है वो सेम लेवल पर है। आखिर तुम्हें ये सब कहने के लिए कॉन्फिडेंस किसने दिया? ये सुनने के बाद वैंग अपने पास से किसी टोकन को निकालते हुए शाओ को दे देता है और उसे कहता है कि जरा इसको देखो। उस टोकन को देखने के बाद शाओ काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो सिटी लॉर्ड का टोकन है। ये सुनने के बाद वो हंसते हुए शाओ से कहता है कि मेरे जो पिताजी है वो नए लीजाओ सिटी के मेयर बन चुके हैं और शाओ तुम अब मुझे ये मत बताना कि मैं यहाँ पर बिना किसी रीजन के तुम्हारे साथ लड़ाई करने के लिए आया हूँ। मैं वो इतना भी गधा नहीं हूँ जितना तुम सोचते हो। मैं अब तुम्हें घुटने टेकने और दया की भीख मांगने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। जैसा कि मैंने तुमसे पहले कहा था, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जो पिताजी है इसके आगे वो कुछ कह ही पाता। तभी शाओ उसके मुंह पर तमाचा मारते हुए उससे कहता है कि आखिर तुम अब क्या प्रिटेंड कर रहे हो? इतना कहने के बाद शाओ को चाटे पे चाटे लगाते हुए उसे कहता है कि क्या होगा अगर वो सिटी लॉर्ड है तो? क्या सिटी लॉर्ड होना इतना भी इम्प्रेसिव है? इतना मार खाने के बावजूद वो को अकल नहीं आती और वो शाओ से कहता है कि तुम्हारी तो तभी शाओ उसके गर्दन को पकड़ लेता और उससे कहता है कि जो कि मैं पहले से ही तुम्हारे ऊपर नाराज हूँ, तो फिर मैं तुम्हें इतने आसानी से तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ? मैं तो अभी तुम्हारे साथ जी भरकर खिलवाड़ करूंगा। और इतना कहने के साथ ही हमें शाओ के पीछे आधे डीमन और आधे बुद्धा की एक इमेज को दिखाया जाता है जो कि दिखने में काफी खतरनाक लग रही होती है। ये सुनने के बाद जो वो है वो काफी डर जाता है और थर-थर कांपने लगता है। फिर शाओ उसे कहता है कि तुम ये बात याद रखना कि तुम मरने के बाद फिर से फैंटेसी वर्ल्ड में रिकार्नेट ना हो और तुम एक मिलिट्री बेस्ड वर्ल्ड को ढूंढो जहाँ पर तुम जैसे रहना चाहते हो वैसे रह सकते हो। और अभी वो के नजरों में जो शाओ है वो एक डेविल की तरह लग रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर कोई तेजी के साथ आते हुए शाओ से कहता है कि हमारे मास्टर को बिल्कुल भी हार्म मत करना। यह आवाज सुनने के बाद शाओ काफी हैरान हो जाता है और वो की जो गर्दन है उसे वहीं पर छोड़ देता है। तभी हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि वो और शाओ के बीचों बीच में लैंड होते हैं। वो दोनों बूढ़े आदमी हमारे शाओ से कहते हैं कि शाओ क्या तुम वांग फैमिली को अपना एनिमी बनाना चाहते हो? उन दोनों को देखने के बाद सिस्टम शाओ से कहता है कि वो दोनों बंदे क्यूआई के लेवल 5 पर है। ये सुनने के बाद शाओ काफी हैरान हो जाता है। फिर वो शाओ से कहता है कि जो वांग फैमिली के इंग यांग एल्डर है वो यहाँ पर आ चुके हैं। चलो देखते हैं कि आखिर तुम मुझे कैसे मार सकते हो। अगर अभी तुम मेरे सामने घुटने टेक देते हो और मुझसे जिंदगी की भीख मांगते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। और तुम्हारे बगल में जो लड़की है मैं चाहता हूँ कि उसे बेहद दुख का सामना करना पड़े और वैशाल्य में भेज दिया जाए। और ऐसा कहते कहते वो शाओ के काफी करीब आ जाता है और उससे कहता है कि वैसे मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ। तुम्हारे जो मदर है उसे कुछ सालों पहले हमारे वैंग फैमिली के ही किसी पर्सन ने मारा था। ये सुनने के बाद शाओ का जो गुस्सा है वो साथ में आसमान पर पहुंच जाता है और साथ ही में सिस्टम भी काफी गुस्सा हो जाता है और शाओ को टेम्पररी 2 मिशन देता है। उनमें से पहला मिशन होता है कि सबसे पहले वांग वू को मार दो और जो वांग फैमिली उसके साथ एक जंग को छोड़ दो। अगर तुम इस मिशन को एक्सेप्ट करते हो तो तुम्हें 1000 पॉइंट्स दिए जाएंगे। और दूसरा मिशन ये होता है कि तुम वांग वू को अकेला छोड़ दो और उसके सामने घुटने टेक कर जिंदगी की भीख मांगो। इससे तुम्हें 3000 पॉइंट्स अवार्ड में दिए जाएंगे। लेकिन हमारा शाओ तो काफी गुस्सा हो गया होता है और सिस्टम से कहता है कि मैं पहले नंबर वाले मिशन को एक्सेप्ट करता हूँ। इतना कहने के बाद शाओ काफी तेजी के साथ वू की गर्दन को पकड़ लेता है, उसे वहीं पर तोड़कर वू को जान से मार देता है। ये देखने के बाद वांग फैमिली के दोनों एल्डर्स को काफी गुस्सा हो जाता है और अपने अपने ऑरा को रिलीज करते हुए शाओ से कहते हैं कि तुम कमी ने कही कि तुमने हमारे यंग मास्टर को मार डाला। और बस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। ओके बाय।